तो मेरा नाम बाइकी सारस्वत और आज मैं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल स्टडी लाइक एंड एंजॉय में स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों के कहने पर मैंने आज 10th क्लास की मैथ की पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूं। पहला पार्ट है जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं, ये पहली ही क्लास है। तो आज मैं प्रारंभ करता हूं आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर 1.1, ठीक है। उसमें मैं आपको आज मैं विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड जो डिवाइड थ्योरम है उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेहतर से बेहतर कर सकूं। क्योंकि एक टीचर को सफल बनाना ये सब बच्चों के हाथ में होता है। टीचर सफल बनता है अपनी मेहनत से और बच्चों के प्रेम से। तो बच्चे अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ, और अगर कहीं पे भी अगर मुझ पर छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसका मुझे आभास कराएं, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं आज हम 10th क्लास का पहला भाग और आगे बढ़ते हैं। डेली क्लासेस मिलेंगी मेरी, जल्दी से जल्दी अपने मैथ को ख़त्म भी करेंगे और समय समय पर उसका टेस्ट भी लेंगे बीच बीच में। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम अपना 10th क्लास का मैथ, जिसकी पहली क्लास आज प्रारंभ होने जा रही है। तो देखते हैं इसके द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं। तो दोस्तों, 10th क्लास के मैथ में जो हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम अध्याय यानी एक्सरसाइज 1.1 प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर और वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम चैप्टर का प्रारंभ करते हैं कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती क्या है। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा है। वैसे हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, इससे पहले भी बहुत सारी संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, मैं एक थोड़ा रिवीजन करा दूँ, उन चीज़ों को नहीं बताऊँगा। 9th का सिलेबस है, फ्री में आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ हो और कहीं तक भी ले जाए, यानी जो गिनने के काम में आती हैं। और हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से करते हैं और कभी खत्म नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्या जो गिनने के काम में आए वो प्राकृतिक संख्या होती है। जो गिनने के काम में आए, किसके काम में आए? गिनने के, जिन्हें हम गिन सकें वो प्राकृतिक संख्या है। और जो गिनी नहीं जा सके वो प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है। जिन्हें हम गिन सकें वो प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद फिर हम जानते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं बच्चों होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर की बात करें, हम प्राकृतिक संख्या को गिनने में काम लेते हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर है हमारे पास, एक ऐसा अंक है जिसको हम गिनने के काम में लेते हैं, जिसे बोलते हैं 0। तो इन्हीं प्राकृतिक संख्या में यदि हम उस बिना गिनने वाले अंक को शामिल कर लें, 0 को, तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी जब हम 0 से प्रारंभ करें और कभी खत्म ना हो। यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल करते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर, ठीक है। अब जानते हैं हम पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। तो इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम प्लस और माइनस में विभाजित करते हैं, धन और ऋण में विभाजित करते हैं, बांटते हैं, तो हमारे वो पूर्णांक बन जाते हैं। यानी जितनी भी ये संख्या हैं, यदि इन सबके ऊपर प्लस लगा दिया जाए और अनंत, तो
ये बन जाते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक पे यदि प्लस लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे धन पूर्णांक बन जाते हैं। फिर अगले आते हैं हमारे, अगर इन्हीं पर अगर हम माइनस लगा दें तो यही बन जाते हैं हमारे, क्या बन जाते हैं, ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो मैंने प्राकृतिक संख्या आपको बताई, ठीक है, पूर्ण संख्या बताई और पूर्णांक बताए। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, और भी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इसके बाद हमारी आती है सम संख्या। क्या आती है बच्चों, सम संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं और पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इनके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इनको बोलते हैं इवन नंबर। यानी जितने भी नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि 10th क्लास में बच्चा समझदार होता है और आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरे वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं, यानी सम संख्या होती है, ठीक है। जितने भी नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, यानी सम संख्या होती है। उसके बाद अगर हम जाने विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हीं को हम कहते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद सम और विषम के बाद हमारी आती है भाज्य और अभाज्य, प्राइम और कंपोजिट। सबसे पहले सीखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हमारी भाज्य संख्या क्या होती है? तो ध्यान रखना है, जो नंबर हमारे 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और किसी अन्य से भी डिवाइड हो, वो सारे हमारे क्या होते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होते हैं। उसके बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर। क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो जो संख्या यानी जो नंबर 1 से डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो, लेकिन किसी और से यानी अन्य से डिवाइड ना हो, यानी जो नंबर 1 से, खुद से और किसी और से, किसी अदर से डिवाइड हो, वो हमारे भाज्य संख्या होती हैं यानी कंपोजिट नंबर होती हैं। ठीक है, और जो नंबर हमारे अभाज्य संख्या जो भी होती हैं, जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, लेकिन किसी और से डिवाइड ना हो, वो नंबर हमारे क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ अगर भाज्य संख्या के, कंपोजिट नंबर के, तो मैं देखो 25, ठीक है, 30, 100, इस तरीके का नंबर। इसमें देखो 1 का भी डिवाइड जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 25 का भी चला जाएगा, यानी खुद का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, किसी और का भी 25 का भी जा रहा है, खुद का 1 का भी जा रहा है और 5 का भी तो जा रहा है किसी और का भी। तो इसका मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। 30 की बात करें, 2 से भी जा रहा है, ठीक है ना, 2 से 15 बार कटेगा नहीं कटेगा। 3 का भी जा रहा है, 3 नहीं 30, 3 10 जा 30, 5 6 या 30, 5 6 30, 56 30, 6 5 30, कितने सारे नंबर होते हैं, सारी हमारी कितने
कितने क्या है, ये कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या की बात करें प्राइम नंबर की, तो एक से खुद से किसी और से डिवाइड नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल लें 13, 29, 101। अगर इनकी बात करें तो इनमें खुद का भी चला जाता है, 1 का भी डिवाइड चला जाता है, लेकिन किसी और का नहीं जाता। तो ये सारे हमारे क्या है, अभाज्य संख्या यानी हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है बच्चों, रफ करते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अब हम बात करें, अब आती है हमारी सहअभाज्य संख्या। इन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अगर हम को प्राइम नंबर की बात करें, सहअभाज्य संख्या की बात करें, तो ये क्या होती है, तो ध्यान से देखें बच्चे। अभी हमने प्राइम नंबर की बात करी, 7 है, ठीक है, 11 है। सहअभाज्य संख्या कभी भी को प्राइम नंबर अकेला नहीं होता, ये एक पेयर होता है 2 नंबरों का। और ये कैसा पेयर होता है, ये ऐसा पेयर होता है कि ना तो इनमें किसी का कॉमन आता है, इनमें किसी का कॉमन आ रहा है, किसी एक का डिवाइड जा रहा है इन दोनों में। जैसे मान लो मैंने अभी कोई नंबर ले लीजिए वाला, ये तो क्या है, इनमें 2 का डिवाइड जा रहा है, हाँ दोनों में जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यानी 2 कॉमन आ रहा है इनमें से। अगर 2 का इन दोनों में भाग जा रहा है तो इसका मतलब 2 इनमें से कॉमन आ रहा है, तो इनमें से नहीं आ रहा है। यानी सहअभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, जो आपस में एक दूसरे के अभाज्य हों। ठीक है, जैसे और भी ले लिया मैंने, 20 ले लिया, 70। ये नहीं है कि दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए, दोनों ही प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है। एक चाहे कोई भी हो, भाज्य हो कोई, देख लेकिन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन ना आ रहा हो। कोई कॉमन आ रहा है, 2 का इसमें डिवाइड जा रहा है, इसमें जा रहा है नहीं, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, ना तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा और ना एक दूसरे में डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है ना, तो बात तो एक ही है, दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी इनका गुणनखंड कॉमन ना हो। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 30 और 50, और पूछे क्या ये को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, तो हमने देखा इसके फैक्टर ये हैं, इसके फैक्टर ये हैं, तो देखो इसमें से 2 चीज कॉमन आ रही है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या में हमेशा कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है। तो सहअभाज्य संख्या आपकी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं की ओर, जो हमारा मेन मुद्दा था, वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, जल्दी से नोट कीजिए। अब आते हैं वास्तविक संख्या पर। रियल नंबर, तो रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो परिमेय संख्या और नंबर 2 अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। हमारी परमेय और अपरमेय संख्या हो गई, यानी रैशनल और इरेशनल हो गई। इनके बारे में हम जानते हैं कि रैशनल और इरेशनल होता क्या है। तो अगर हम परमेय संख्या की बात करें, तो परमेय संख्या क्या होती है, तो इनके क्या गुण होते हैं, इनके कैरेक्टर क्या है परमेय संख्या के। तो परमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिख सकें। यानी ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। बात एक ही है तीनों का, मतलब अंश और हर दोनों हो, उसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर एक ही हो, न्यूमरेटर को ही अंश बोलते हैं, डेनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ठीक है, तो यदि दोनों हो उसमें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, इसमें एक चीज ये बाउंडेशन देता है, एक चीज के लिए हमें रोकता है कि कभी भी नीचे वाली जो नंबर हैं ये कभी भी क्या नहीं होने चाहिए, ये कभी भी हमारे
जीरो नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? जीरो। ना ही यानी ना तो क्यू का मान जीरो हो, ना हर का मान जीरो हो, ना डेनोमिनेटर, बात एक ही है। यानी नीचे वाली संख्या जीरो ना हो, ऊपर वाली हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे की जीरो ना हो, तो वो हमारी परमेय संख्या होंगी सारी। तो देखो परमेय संख्या कौन सी होती है? जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, भाज्य, अभाज्य, प्राइम, कंपोजिट, जितनी भी ये नंबर हैं ये सारी हमारी परमेय हैं। क्यों? वजह जानते हैं। मान लो प्राकृतिक की ले लो कोई भी, मान लो 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक, मान लो मैंने ले ली 1 ही ले ली, या मैंने ले ली 5। अब आप कहोगे कि इसमें सर नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो आप हमेशा ध्यान रखना हर नंबर के हर अंक के नीचे हमेशा 1 रहता है। क्या नीचे 5 के नीचे 1 लेने से कोई फर्क पड़ा? अगर 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो क्या 5 आंसर नहीं आएगा? तो इसलिए नीचे हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। इसलिए सारी प्राकृतिक संख्या क्या है? हमारी वास्तविक संख्या यानी परमेय संख्या है। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। पी ये थोड़ी बोला पी क्या होना चाहिए, क्यू होना, ये बोला सिर्फ क्यू जीरो ना हो, तो 1 तो हो सकता है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी परमेय संख्या हो गई, यानी क्यू हमारा 1 हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। और बात करें जैसे कि अब पूर्ण संख्याओं में जाए, पूर्ण संख्या सारी परमेय संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, बाकी तो सब प्राकृतिक। अभी हमने समझ लिया प्राकृतिक के बारे में। तो अब पूर्ण संख्या में क्या 0 प्राकृतिक है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं है, लेकिन 0 भी प्राकृतिक संख्या। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 के नीचे भी 1 लगा लेंगे तो ये भी पी ओपन क्यू करूंगे। तो आप बोलोगे सर आपने तो मना किया था कि 0 होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि ऊपर वाला 0 नहीं होना चाहिए, मैंने बोला नीचे वाला 0 ना हो, क्यू 0 ना हो। तो क्यू इसमें 0 है नहीं, पी तो 0 है, तो पी का तो उसमें कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो इसलिए 0 भी हमारी क्या है? एक परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो 0 भी हमारी परमेय संख्या है। ठीक है। अब और कौन कौन सी परमेय संख्या होती है ध्यान रखना। जितनी भी अंडरवुड के अंदर संख्या होती है, जैसे मान लो 25 है, 16 है, जितनी भी अंडरवुड के अंदर संख्या और उनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा हो, जैसे 16 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। और 25 यानी 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर है। तो इसलिए ये दोनों वर्गमूल वाली संख्या, तो अंडरवुड के अंदर भी वो वाली संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना, होल नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो जिनका, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना। वो भी क्या है? हमारी सारी परमेय संख्या है। और कौन कौन सी परमेय होती है वो भी जानते हैं। और कौन कौन सी परमेय होती है? और देखो कौन कौन सी परमेय होती है। जो दशमलव वाली संख्या, पॉइंट वाली संख्या, डेसिमल वाली संख्या, जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि खत्म ही नहीं हो रही, आगे चलते जा रहे खत्म ही नहीं हो रही, यानी पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए, वो सारी हमारी क्या है? हमारी सारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर ये तो 2 टाइम लिखा है मैंने, आई मान लो कोई नंबर ऐसा है, ये अब ये भी खत्म हो गया यहाँ के, तो ये तीनों ही परमेय संख्याएं रेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ खत्म हो रहे हैं। लेकिन एक नंबर होता है जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, तो वो हमारा अपरमेय होता है। लेकिन एक कंडीशन में वो भी परमेय होता है। क्यों? देखते हैं कब। देखो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ बात करूं, जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं देखो जो खत्म नहीं होते, लेकिन उनमें बार बार कोई ना कोई डिजिट रिपीट हो रही है। अगर इसमें देखें तो 24 बार बार रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, 24 बार बार रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, यानी ऐसे नंबर कभी खत्म ना हो लेकिन उनमें कोई ना कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, तो वो भी हमारी रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या होती है। समझ में नहीं आ गया? वो भी हमारी क्या होती है? परमेय संख्या होती है, नहीं जो कभी खत्म ना हो। और इनसे इनकी रिपीटेशन से बचने के लिए, इनकी रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं पता है? यही नंबर आपको ऐसे भी लिखे हुए मिल सकते हैं जिनके ऊपर बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब यही है कि ये 24 बार बार रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं है 2 ही नंबर 3 भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे 241 241 241, उनके ऊपर बार लगा देंगे या फिर आपको पूरा लिखा, दोनों में से कैसे भी तरीके से लिखा मिल जाए, चाहे रिपीट हो रहा हो बार बार, चाहे बार लग जाए, तो आप ये सारी हमारी परमेय संख्या हैं। अब बात करते हैं अपरमेय की, यानी इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी परमेय नोट कीजिए, फिर अपरमेय पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डबल आर,
तो रफ करते हैं और बात करते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर की। अपरिमेय अगर संख्या की बात करें यानी इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो अपरिमेय क्या होती है। तो अभी हमने जितने भी नंबर पढ़े इनके अलावा जितने भी नंबर आएंगे सारी हमारी अपरिमेय होंगी। जैसे अंडरवुड के अंदर की भाई अभाज्य, भाज्य यानी प्राइम, कंपोजिट, सम यानी इवन, विषम यानी ऑड, और हमारे जितने भी प्राकृतिक हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, जितने भी ये नंबर हैं ये सब हमारे किस में आते हैं, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय यानी इरेशनल के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की बात करें, जैसे मैंने अंडरवुड की बात करी थी, अंडरवुड में जैसे 25 आ गया तो ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर आएगा, इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 आएगा, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। लेकिन कुछ नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, जैसे 31, 2, ठीक है, 5। अब ये नंबर है, क्या ये परिमेय है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा ये सारे नंबर हमारे परिमेय नहीं है, रैशनल नंबर। ये कौन से अपरिमेय है यानी इरेशनल है, यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकल सके। और कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे मैंने भी दशमलव वाले नंबर बताते हैं कि जो खत्म हो जाए कहीं ना कहीं जाके, वो सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। और जो खत्म ना हो लेकिन रिपीट हो रहे हो वो भी हमारे रैशनल नंबर। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कभी खत्म नहीं हो रहे होंगे और वो रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे, यानी कभी खत्म नहीं होंगे, वो ये चलती रहेगी कहानी। यानी इसमें देखा, आपको ये नहीं देखना कि ये यहाँ पे तो दोबारा आ गया यानी 3 दिन बार, लेकिन ये नहीं देखना, हमें देखना है जो आने की जो प्रकृति है वो एक जैसी हो। भाई देखो, एक यहाँ पे आया, फिर 1 2 के बाद आ गया, फिर 1 2 3 4 5, तो ये समान नहीं है। अगर 2 के बाद यहाँ पे आ रहा है तो 2 के बाद ही यहाँ पे आना चाहिए, और एक से ही मतलब नहीं, सारे एक ही जगह पे आना चाहिए। मान लो 3 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तीसरे नंबर पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे आ, लेकिन यहाँ है ही नहीं तीसरे नंबर पे। यानी सारे नंबर सटीक के सटीक आएंगे अपनी जगह पर ही। जैसे मान लो एक और ले लूं मैं, कभी खत्म नहीं हो रहा। मान लो अब इसमें देखा 3 के बाद 4 आ रहा है, 3 पहले आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 पहले आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तीसरे नंबर पर फिर 3 आ रहा है, तीसरे नंबर पर फिर 3 आ रहा है, हाँ तीसरे नंबर 3 आ रहा है, तीसरे नंबर 3 आ रहा है, चौथे नंबर पर 4 आ रहा है, फिर हाँ चौथे नंबर 4 आ रहा है, चौथे नंबर 4 आ रहा है, यानी 3 4 3 1 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर। लेकिन जो रिपीट नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने जाना। तो वास्तविक संख्या आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और शुरू करते हैं हम अपनी आज अपना चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको हम पहले पढ़ेंगे अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो रफ करते हैं। अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूगोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं क्या होती है। तो देखो इसके बारे में जानते हैं ये क्या होती है। तो देखो बच्चों, आपने छोटी क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या कंसेप्ट था उसको ध्यान से देखते हैं। आपने छोटी क्लास में हमारा मासापा यानी एचसीएफ निकालने की 2 विधियां पढ़ी होंगी। एक पढ़ी होगी विभाजन विधि और एक पढ़ी थी हमने गुणनखंड विधि यानी फैक्टर विधि। एक फैक्टर मेथड और एक डिवाइड मेथड। तो जो एचसीएफ निकालने का यानी मासापा निकालने का जो विभाजन विधि थी यानी जो डिवाइड मेथड था, उसी के आधार पर ये हमारी यूक्लिड थ्योरम यानी यूक्लिड प्रमेयिका हमारी बनी है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझने के लिए सबसे पहले एक बात सीखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी 2 नंबर है ये, और इनका हमें एचसीएफ निकालना है, और ये यूक्लिड जो हमारी एल्गोरिथम है ये एचसीएफ के ऊपर ही
हमारी बनाई गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए एक हम डिवाइड मेथड करते थे छोटी क्लास में, उसी के ऊपर ये यूक्लिड प्रमेय का हमारी आधारित है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। तो अब हम कैसे करते थे, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड देते हैं। दोबारा से मैं उस चीज को बता रहा हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, तो 240 और 360 का हम एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो छोटे वाले नंबर यानी छोटी वाली संख्या का हम बड़े वाली संख्या में डिवाइड करते थे इस तरीके से। ठीक है, कैसे करते थे देखते हैं। तो हमें 240 का टेबल मालूम नहीं है, याद नहीं है, तो 2 का टेबल याद है, तो 3 पढ़ेंगे, 2 बन जा 2 यानी 2 एकम 2। इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो हमारा कितना आ जाएगा 240 का 240। उसके बाद फिर माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये हमारा 120 बच गया। अब हम भाग जब करते थे, डिवाइड करते थे, तो यहीं पर शेष लिख देते थे, इसी के यहाँ पर भागफल, और यहाँ पे हमारा क्या बोलते थे इसको बोलते थे डिविडेंड। ठीक है, अभी इनको हम लिख देते थे, भाई इसको रिमाइंडर बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया, इसलिए लिख के खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा के कर देते हम छोटी क्लास में, यहाँ दशमलव लगा दिया और यहाँ 0 डाल ली। हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऐसे नहीं निकलेगा, एचसीएफ निकालेंगे कैसे, ये जो रिमाइंडर है इसके आगे अगला ये वाला नंबर जो इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है ना, ये वाला नंबर हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, रिमाइंडर ही रहेगा। अब इसका डिवाइड देते हैं इसमें, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 24 में कितने टाइम जाएगा, 12 2 जा 24, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 को 0, 2 2 जा 4, 2 जा 2। ये यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर है, यहाँ पे 120, और यही हमारा इन दोनों का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ अगर हमारा सही है तो ये एचसीएफ जो है इन दोनों को पूरा डिवाइड करेगा। तो अगर हम 120 का यानी 120 का भाग देता पूरा जाएगा, और 120 का 360 में तब भी जाएगा, यानी 12 दूनी 24 और 12 3 36 पूरे जा रहा है। तो एचसीएफ दोनों संख्या को, जितने नंबरों को हम एचसीएफ निकालेंगे उन सभी नंबरों को एचसीएफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा पूरा। तो ये हमारा छोटा सा था। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक चीज और देखनी है हमारी विभाजन एल्गोरिथम में, एक चीज और देखनी है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं भाज्य इक्वल टू भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर, ये एक हमारा फॉर्मूला होता था। इससे हम क्या करते थे, अपने इन्हीं क्वेश्चनों को देखते थे चेक करके कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखो ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मैंने 14 का डिवाइड दिया इसमें। ठीक है, इसमें डिवाइड करते हैं, तो 14 का 38 में टेबल पढ़ेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 41 जा 40, 42 जा 28, 14 3 जा 42। तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम 14 2 जा 20, यानी 14 दूनी 28, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, आगे से क्या ले लिया 7। अब इस 14 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 14 में 14 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 56, 14 5 70, 14 6 54, 14 7 28, 14 112 ज्यादा हो जाएगा, यानी 14 8 जा 112 ज्यादा हो जाएगा। तो हम 7 टाइम पढ़ेंगे, 7 का फिर इसमें मल्टीपल करेंगे, 14 7 जा 98, कैरी लेंगे यहाँ से 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, या 9 है 9 में से 9 गया कुछ नहीं, तो 9 रिमाइंडर बच गया हमारा। ठीक है, ये क्या बच गया, रिमाइंडर यानी शेष बच गया, रिमाइंडर को ही शेष बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर 9 या शेष 9। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है हमें, अब हमें क्वेश्चन चेक करना कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। तो देखो ये जो होता है भाज्य, ठीक है ना, ये हमेशा हमारा बीच के साइड में मिलता है, यानी 387, और ये हमारा जो भाजक जो है ये हमेशा यहाँ पे मिलता है, यानी कितना है 40। यहाँ इंटू लगा हुआ है दोनों तरफ, इंटू मतलब क्वेश्चन या भागफल कितना हमारा 27, इसको यहाँ नोट करते हैं, प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये इसके बराबर आ गया तो हमारा भाग का सवाल यानी डिवाइड का सवाल हमारा एकदम क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। तो देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 7 98 यानी 47 या 98 का 8 और 9 कैरी यानी 9 हासिल, 14 दूनी 28 यानी 14 2 या 28, 28 और 9 कितने हो गए 37। तो ये होगा 370 और प्लस क्या है 9।
ठीक है, तो ये आगे मल्टीप्लाई करके अब इनको प्लस कर लेंगे, ये तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, इसके तो बराबर ही लाना है, इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 387। जब ये दोनों बराबर आए तो समझ लो हमारा क्वेश्चन सही है। तो यही हमारी विभाजन एल्गोरिथम होती है, और कुछ भी नहीं है विभाजन एल्गोरिथम में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी विभाजन एल्गोरिथम में हम एससीएफ में फिट करने की कोशिश करते हैं, वही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन जाती है। जल्दी से नोट कीजिए, देखते हैं इसको एससीएफ वाले कंसेप्ट में, यानी एससीएफ जैसे हम निकालते हैं डिवाइड मेथड से, उसमें हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कैसे उसमें रखते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब देखिए, अब जैसे हम निकालते हैं किन्हीं दो नंबर को एचसीएफ, एक ले लिया मैंने 250 और एक ले लिया मान लो मैंने 700। इन दोनों का हमें एचसीएफ यानी मासापा निकालना है। तो हम भाग विधि से कैसे करते थे डिवाइड मेथड से क्लास में, उसको पहले करते हैं और फिर इस एल्गोरिथम को उसमें अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, छोटे नंबर का बड़े नंबर में हमेशा डिवाइड करते हैं भाग विधि से मासापा निकालने के लिए, यानी एचसीएफ निकालने के लिए 700। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 7 में 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, 3 बार गया। इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का 0 में करके 0, 3 5 जा 50 यानी 3 पंजे 15 की 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 यानी 3 2 6 और 1 7। कितना हो गया? ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे एक कम करते हैं, 2 टाइम देते हैं। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का 0 में 0, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। अब यहाँ कितना रह जाएगा? 0 0 7 5 गया तो 200 रह गया। अब हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसी ये जो रिमाइंडर बचा हमारा शेष बचा, इसके आगे इस नंबर को यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर इसका डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 2 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 को पढ़ा 2 में एक बार यानी 1 टाइम। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जितने का इतने ही आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 0 5 का 5 5 में 0 5 2 में 2 कुछ नहीं। और फिर इसके आगे फिर से हम अगले वाले इस रिमाइंडर को यहाँ पे नोट कर लेंगे और फिर से हम इसमें डिवाइड देंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे 20, 5 4 जा 20 और 4 का टेबल इसमें पढ़ा 4 0 0 4 5 जा 20। यहाँ पे ये खत्म हो गया। और जब खत्म होने जैसे ही हमारा ये डिवाइड मेथड खत्म होता है तो इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है ये हमारा क्या होता है? एचसीएफ। यानी एचसीएफ जब होता है जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, यानी शेष हमारा 0 बच जाए तो समझ लेना पीछे वाला ही नंबर हमारा क्या है? एचसीएफ है। अब हम इस विभाजन एल्गोरिथम को इसमें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारी विभाजन एल्गोरिथम क्या थी? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी इसको बोलते थे डिवाइडर क्वेश्चन और रिमाइंडर। अब ये आ गया हमारा, ठीक है, ये थी हमारी बात में। अब इसमें कैसे हम फिक्स करते हैं इसको, तो ध्यान से देखना हम इसमें कैसे फिक्स करेंगे। शुरुआत हम यहीं से करते हैं, यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या होता है? ये होता है बीच वाला। तो बीच वाला क्या है? 700, ठीक है। उसके बाद हम गए आगे, ये वाला जो भाज्य हो जानी ये जो, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? 2 और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? रिमाइंडर आया 200, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया।
पहला स्टेप हो गया, ठीक है। और फिर आगे जाते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये कहानी अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचा, जब तक यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम यही क्रिया करते रहेंगे। अब ये वाला स्टेप यहीं खत्म हो गया, ये पहला स्टेप था, ये खत्म हो गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। अभी एक अगला क्वेश्चन जब करेंगे, जब आपको अच्छे से समझ में आ गया हमें करना क्या है। तो हमने ये वाला स्टेप ले लिया यहाँ तक, ठीक है, ये सारी चीजें ले ली। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं, दूसरे स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे जैसे ही हम गए तो हमने अब देखा, अब इसकी जगह पर बीच वाली संख्या ये वाली है ना, पहले तो 700 था, 700 रख लिया, लेकिन अब 250 है तो हम इसकी जगह पर रख लेंगे अब 250। ये सेकंड स्टेप है, 250 रख लिया। 250 जैसे रखा तो इक्वल टू, फिर हमने जो भाज्य जो था यानी जो 250 रखा था वहां पे अब आएगा 200, क्योंकि अब 200 का डिवाइड कर रहे हैं और जिसका डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे आता है। फिर इनटू क्वेश्चन यानी भागफल कितनी बार डिवाइड किया, 1 टाइम, तो 1 यहाँ आ जाएगा। और प्लस रिमाइंडर यानी शेष कितना बच रहा है हमारा 50, तो शेष आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारा यहाँ पर 0 नहीं आया। फिर से आगे चलते हैं और थर्ड स्टेप की ओर जाते हैं। थर्ड स्टेप पर जैसे ही हम गए, थर्ड स्टेप पर जैसे हमने जाने की कोशिश की तो हमने देखा अब जो भाज्य जो है यानी जो हमारा डिवाइडेंट है वो हमारा क्या हो गया 200, तो अब यहाँ पर रख देंगे हम 200, सॉरी यहाँ पे क्या रख देंगे अब हम 200 इजिकल टू, उसके बाद भाज्य जो डिवाइडर है वो डिवाइडर के पास गए जो हम, सॉरी ये हम भाजक होगा, अगर हम इसके पास गए तो ये होता था जिससे हम भाग दे रहे होते, तो भाग किससे दे रहे हैं 50 से, तो वो आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई भागफल यानी क्वेश्चन यहाँ पे बंद था, लेकिन अब यहाँ पे कितना आ रहा है क्वेश्चन भागफल 4, तो इसको यहाँ रख देंगे। और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ रहा है 0। बस यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम खत्म हो गई। और जब हमारा 0 बच जाए तो समझ लेना यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा यहाँ इस जगह पर, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वही तो एचसीएफ था, यहाँ पे हमें यहाँ देखना है, इससे ही तो डिवाइड करना है, यही तो क्या है हमारा डिवाइडर, यही तो है, ठीक है, यही तो कर रहा है हमारा भाग, विभाज्य भाग यही तो दे रहा है, तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। अब हम एक अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, अब हमें इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा जब हमने इसके सहारे से इस क्वेश्चन को किया तो हमने देखा सबसे पहले ये वाली स्टेप बनी, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, जिससे भाग दे रहा है वो यहाँ पे आएगा, जितनी बार भाग जा रहा है वो यहाँ पे आएगा, और जितना शेष बच रहा है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा जिससे हमने भाग दिया उसको फिर जैसे जिससे हमने भाग दिया उसी को तो मान लेते थे यहाँ पे, ठीक है, और जिससे हमने पहले भाग दिया था वो आ जाता था यहाँ पे, और जो शेष बच रहा वो यहाँ आ जाता था। तो किससे भाग दिया था हमने 250 दिया था तो 250 यहाँ पे आ गया, आगे नहीं आ गया, और जो शेष बचा था वो यहाँ पे आ गया। देखो तो इसका इसमें कितनी बार डिवाइड जा रहा है 1 टाइम, यहीं पे डिवाइड दे दो, कितनी बार 1 टाइम 1 आ गया। कितना शेष बचेगा 2 सेकंड, 250 बचेगा 50 यहाँ आ गया। फिर से वही क्रिया दोहराई, अब ये वाला ये जो है अब इसकी जगह ले लेगा तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो शेष बच रहा था वो इसकी जगह ले ले यहाँ आ गया। इसका इसमें डिवाइड दिया कितनी बार गया पूरा 4 बार। अब जो रिमाइंडर बचा कितना बचा 0, बस कहानी खत्म हो गई, एचसीएफ यही होगा। जल्दी से नोट कीजिए, अगर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब चलते हैं अपने एक पहले क्वेश्चन की ओर। ये सिर्फ समझाने के लिए था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी आप उतार लीजिए। ये कंसेप्ट समझाने के लिए था। पहला क्वेश्चन हम करते हैं तब आपके और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको रफ करता हूँ, जब भी मौका मिलाकर बीच बीच में भी नोट करते रहिए। अगर नोट ना करो तो ढंग से समझ लीजिए, और ये सिर्फ नंबर उतार लीजिए, कौन कौन से हमारे नंबर दिए, कौन सी संख्या दी है, और उसको घर पे खुद कीजिए। कोशिश ये कि हमें बोर्ड पे ही समझ में आ जाए, हमें नोट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन समझ लेना फिर अपने आप खुद कर लेना। नंबर हमारा था 250 और 700, यानी 250 और 700 था। इसको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ जगह बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का। अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट पे जाते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी हमें यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी यूक्लिड डिवाइजर हमारी जो एल्गोरिथ्म है उसका यूज करना है और इन क्वेश्चनों का एचसीएफ निकलना है। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया, जैसे इसमें एचसीएफ निकलवा रहा है, पहला क्वेश्चन ले लिया 135 और उससे नेक्स्ट और किस किस का 225 का यानी 225 का, यानी 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या करना है ध्यान से देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, भाज्य इजिकल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इसको हम थोड़ा छोटा रूप देने के लिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं, डिवाइजर इजिकल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, या फिर इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं B, ठीक है, यही बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी बन जाती है। P बोलते हैं जिसमें भाग दे रहा है, B बोलते हैं जिसका भाग दे रहा है, Q मतलब जितनी बार भाग जा रहा है और R मतलब जितना बच रहा है रिमाइंडर। तो देखो कैसे करेंगे, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार में समझ लेना। अब देखते हैं हमने अब देखो एचसीएफ जब निकालते हैं छोटे नंबर का बड़े नंबर में भाग देते हैं, यानी किस में भाग देते हैं 225 में, तो वो आ जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है, इजिकल टू। अब भाजक जिससे भाग दे रहा है, किससे दे रहे हैं 135 से, इनटू कितनी बार भाग जाएगा ये हमें देखना है। तो इसका इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा कैसे पता पड़ेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में। 13 का 22 में 32 या 26 यानी 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, वन टाइम ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, वन टाइम, यानी इसका इसमें वन टाइम कितना बचेगा भाई, जब 130 135 है, 135 आ रहा है तो 135 आ गया। जब हमने 135 का 225 में डिवाइड दिया तो एक बार गया, तो इसमें 135 ही आ गया, यहाँ पर 135 फिर माइनस कर लेंगे, 5 में से 5 गया 0, कैरी लेंगे 12 में से 3 गया 9, यानी 90 शेष बच जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक बार भाग गया और रिमाइंडर कितना आया, यानी शेष पर कितना आया 90, यानी शेष 90 बचा। तो जो शेष बचता है वो यहाँ आता है, जिसका भाग देते वो यहाँ आता है, जितनी बार जाता है वो यहाँ आता है, और जिसमें भाग दे रहा है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और अपनी सुविधा के लिए आप साइड में ये वाली चीजें कर सकते हो, जैसे हम 135 का दे रहे हैं, पहले किसमें 225, ठीक है, एक बार गया और कितना बचा 90। अब इसके आगे नोट कर लेंगे कितना 135, यही तो नोट किया था आगे। अब बस अब हमें वही काम करना, अब हमें ये वाली ये कंडीशन बन गई। अब इसका डिवाइड कर देते हैं, 9 का टेबल पढ़ेंगे 13 में, 9 का टेबल 13 में, 9 एकम 9 और एक का गुणा जब 90 करेंगे तो 90 ही आएगा, और माइनस करने पर कितना आएगा 5 में 0 के 5 और 13 में 0 के 45 बच गया। अब फिर से अगली स्टेप में हम इसको ही लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः 135 को भाज्य मानने पर, 135 को भाज्य तथा 90 को भाजक मानने पर। इसकी कहानी तो यहीं पर खत्म होगी। अब हम 135 को भाज्य मानेंगे और इसको भाज्य माना। भाई 135 को भाज्य माना ना माना, जिसमें भाग दे रहे हैं और जिसका भाग दे रहा है उसे भाजक मानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अब हमने भाज्य की जगह क्या रख लिया 135 बराबर, भाजक की जगह क्या रख लिया हमने, इसकी 135 जगह भाजक की, तो यहाँ पर रख लिया 90। अब कितनी बार भाग जाके देखते हैं 90 एक बार तो एक आ गया, कितना शेष बच रहा 45, यानी रिमाइंडर बचा 45, तो ये होगा। और फिर से लिखेंगे पुनः अब क्या करेंगे 90 को भाजक और 45 को भाज्य मानने पर। तो वही करते हैं, 90 को अब रख लेंगे इसकी जगह पर, 45 को रख लेंगे इसकी जगह पर, और कितनी बार जाएगा 45 दूनी 90 दो बार, देख ले रहे हैं। 90 को हमने यहाँ पर रख लिया, मैं इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह, इस 45 को यहाँ नोट कर लिया और 90 को रख लिया यहाँ पे, और 45 का भाग देंगे 90, 4 का टेल पड़ेंगे 9 में, 4 का पड़ा 2 में, 4 दूनी 8 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, 2 5 10 की 0 आंसर लगेगा 2 8 9 90 आएगा, कुछ ना बच गया 0, यही कहानी खत्म हो गई। तो इसका 45 का कितनी बार गया 2 टाइम गया और कितना रिमाइंडर बचा 0, तो यहीं पर हमारी खत्म हो जाएगी।
अब लिखेंगे क्योंकि या चूंकि का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, चूंकि यहाँ शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, तो हमारा क्या भाजक कितना है, हमारा भाजक ही HCF होगा या मासपा होगा। तो हमारा HCF कितना आ गया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो हमारा HCF ही, हमारा भाजक ही, यानी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया, और शेषफल 0 आ गया ना, तो हमारा जो भाजक जो यहाँ पे जिससे भाग दिया हमने वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF हमारा कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 45। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी भाज्य होता है यहाँ पे जो नंबर जिसमें भाग देते हैं, भाजक होता है जिससे भाग दे रहे हैं, जितनी बार भाग जा रहा है वो होता है हमारा भागफल, और जो शेष बच रहा है उसको बोलते हैं हम शेषफल, यानी इसको बोलते हैं हम अपना क्या बताइए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइडर या डिवाइडर, और इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये सारा हो गया, हमने इनको ऐसे कैसे लिख लिया, यहाँ पे आ गया ये भाज्य, यहाँ आ गया हमारा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया, पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, इस नंबर की हर बार कहानी खत्म होती जाएगी यहीं पर। अब की बार हम क्या करेंगे, 135 को भाज्य मानेंगे और 90 को मानेंगे भाजक। जैसे हमने तो 135 हम इसकी जगह ले ली, 135 को हमने यहाँ रख लिया और इसको भाजक माना, ये इसकी जगह ले लेगा। तो इसका फिर हमने डिवाइड देके देखा तो 1 टाइम गया, तो कितनी बार भाग गया, 1 बार, और शेष कितना बचा 45, तो वो यहाँ पे आ गया। और फिर से वही प्रक्रिया अपनाई, अब ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह लेगा, तो 90 यहाँ पे आ गया, 90 को भाजक मान, 90 को मान लिया भाज्य और 45 को मान लिया भाजक, यानी 90 ने इसका रूप ले लिया और 45 ने इसका, और 45 के बाद 90 में कितनी बार गया, 2 बार, 45 दूनी 90, और शेष कितना है 0। जैसे ही शेष 0 आ जाए तो समझ लेना HCF आ गया। और जो हमारा भाजक जो यहाँ पर शेषफल 0 है तो आया, तो यहाँ शेषफल 0 आया है, तो हमारा भाजक ही, यानी यहाँ पे जो आया वही हमारा क्या होगा, HCF। तो HCF कितना होगा 45। तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप घर पे आपको होमवर्क में करने हैं। आज थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि हमें बेसिक समझाना था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दे दी है। कुछ क्वेश्चन चैप्टर में दे रखे हैं, आपको बुक में देख लेना आप, और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जो भी बच्चे बुक नहीं ला पाए हैं उनके लिए मैं बोर्ड पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, चैप्टर वाले क्वेश्चन भी और अलग से भी। ठीक है, तो उनको क्वेश्चन को घर पे करना हो। हम डेली एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे, हमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना टाइम, डेली हमें एक एक्सरसाइज खत्म करनी है। जिस दिन कंसेप्ट वाला दिन होगा उस दिन थोड़ा सा रह जाए, लेकिन हमें डेली एक एक्सरसाइज खत्म करनी है। तो जल्दी से नोट कीजिए और देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, रफ करता हूँ। अगर आप नोट करना चाहो पुश करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन पर बुक है वो बुक से करें, और अगर फालतू क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको बोर्ड पर तो उनको भी करें, और जिन पर बुक नहीं है वो दोनों क्वेश्चन को करें। जैसे उसने अगला क्वेश्चन दे रखा है सेकंड 196 यानी 196, और ऐसे करना है बिल्कुल, कितना भी लंबा है जब तक 0 नहीं आ जाएगा, जब हम करते रहेंगे और 0 आती हमारा जिससे हमने भाग दिया लास्ट में वही हमारा HCF होगा। समय से समय आपका टेस्ट भी होगा। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी मैं दे रहा हूँ आपको।
ये 5 नंबर है, यानी 5 सवाल हैं जो आपको घर पर करने हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। अब मैं अपनी बारी से यहीं विदा लेता हूँ आपसे और अपनी क्लास को क्लोज करता हूँ दोस्तों। और बाकी हम कल मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ और बाकी अलग सारे क्वेश्चनों करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरी क्लासों को रेगुलर देखना चाहते हो तो देखो आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब और घंटी का बटन मिलेगा, जो आपको क्लिक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना, ताकि आगे आने वाली वीडियो सारी आपको उनकी सूचना मिल जाएगी कौन कौन सी वीडियो आने वाली है। ठीक है दोस्तों, नीचे घंटी का बटन और सब्सक्राइब बटन दबाएं और नीचे कमेंट्स भी दें कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो ताकि मेरी वीडियो का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विदा देता हूँ और आपसे कल मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।